डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, एक बारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। दोस्तों, आज का लेक्चर सीरीज बेस्ड है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पेपर पर, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में बीए सेकेंड ईयर वालों को पढ़ाया जाता है। तो इस लेक्चर सीरीज को शुरू करने से पहले हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे कि सेकेंड ईयर में पूरे एग्जामिनेशन में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, उनका मार्क्स एलोकेशन क्या रहेगा। उसके बाद सिलेबस पे देखेंगे। तो ये लेक्चर अभी स्टार्ट है यूनिट फर्स्ट पर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी अपने सभी व्यूअर्स को मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है या बोल के सब्जेक्ट डिवीजन या जो कोर्स है इस साल जो आपने पढ़ने हैं, वो पहला पढ़ना है मेजर और माइनर वालों को पीयूबीए जो कोर कोर्स है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। दूसरा है पीयूबीए 202 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करे जा रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। उसके बाद जो मेजर वाले स्टूडेंट वो स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स पढ़ते हैं, वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट पहला। और दूसरा है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। उसके बाद सर मार्क्स एलोकेशन के बारे में देखते हैं कि आपका जो फाइनल मार्क्स जो पेपर आपने देना है वो है 70 नंबर का होगा, और मिनिमम आपने 25 लेने थे, यहाँ 32 दिए गए हैं, और टाइम रहेगा आपके पास 3 घंटे। उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट जो टीचर के पास मार्क्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर आपने अच्छे से ध्यान देना है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट CCA। 5 मार्क्स अटेंडेंस, 5 मार्क्स क्लास टेस्ट, 10 मार्क्स हाउस टेस्ट, और 10 मार्क्स का होगा असाइनमेंट या आपकी प्रेजेंटेशन या जनरल बिहेवियर स्टूडेंट का क्लास में कैसा रहता है, ये बहुत काउंट करता है। तो इसका टोटल होगा 30 मार्क्स। उसके बाद हम करेंगे इसका सिलेबस जो पहले यूनिट के बारे में। तो इस पहले यूनिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे, वह है डेवलपमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, विकासशील देशों में क्या क्या मुश्किलें आ रही है विकास की। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। आपने फर्स्ट ईयर में ईवीएस में भी पढ़ा होगा ये। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। दोस्तों, डेवलपमेंट या विकास बोलते हैं जिसको हिंदी में, इस पे डायरेक्ट आगे इसके डेफिनेशन में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन जिसको हिंदी में परिचय बोलते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता रहता हूँ, चाहे क्लास में हो या जो अभी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बोल देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में थोड़ा सा किसी चीज़ में डायरेक्ट जाने से पहले किसी चीज़ की स्टोरी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप स्टोरी बनाते हो तो स्टोरी के साथ एक अच्छा लिंक बनते जाता है, और आपका जो राइटिंग हो या प्रेजेंटेशन हो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो सर इसकी शुरुआत जो डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता 1939 से और 1945 तक ये चलता है, तो उस स्थिति में आपने देखा कि पूरे संसार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, देश गुटों में बंट जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि टू पोलर कंट्रीज, मतलब दो ध्रुवीय देश बन चुके थे, आधे एक तरफ और आधे दूसरे तरफ। तो एक ग्रुप बनता है, उसका नाम है अमेरिकन यूनियन। जो अमेरिका मेन है, उसमें जो डोमिनेंट कंट्री होती है, देश होता है, अमेरिका होता है, और उसने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम है नाटो, जिसको बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। उसके बाद इसका एंटी जो ग्रुप बनता है, टू पोलर का जो एंटी ग्रुप बनता है, उसका नाम है द सोवियत यूनियन। जो सोवियत कंट्रीज के साथ जो देश जुड़े थे, मेन इसमें सोवियत कंट्रीज है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर भी बोलते हैं इसको। इसके साथ एक ग्रुप बन गया और उन्होंने भी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली नेटो के एंटी में, उसका नाम दिया वार्शा पैक्ट, ठीक है सर। ये दो ग्रुप बन गए, और ये वो समय होता है जब बहुत सारे देश होते हैं, वो स्लेव जो अपनी गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये उस प्रकार की स्थिति थी जब डेवलपमेंट जो शब्द है, जो कॉन्सेप्ट है, वो विकसित हो रहा था या अभी लोगों के बीच में आ रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, पैसेज ऑफ द टाइम, उसके बाद जो ये टू पोलर सिचुएशन थी, उसमें क्या होता है, ये जो यूएसएसआर था ये टूट जाता है, और यूएसएसआर टूट जाने के बाद फिर अब यूनिपोलर से एक ही ध्रुवीय देश रह जाते हैं, और उसमें सिर्फ अमेरिका और नाटो जीवित रहता है, और बाकी जो यूएसएसआर टूट जाने के बाद वार्शा पैक्ट वैसे भी टूट जाता है। तो इस ऐसी स्थिति में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में क्या था, मोस्ट ऑफ द कंट्री, जो जितने भी कंट्रीज देश थे, स्पेशली वो देश जो अभी अभी गुलामी से आज़ाद हुए थे, तो उन देशों में एक खास बेसिक प्रॉब्लम जो थी कि उन लोगों के पास ना तो खाना था प्रॉपर,
ना रहने के लिए जगह थी और ना ही लोगों के पास कपड़े थे। जो बोलते हैं कि 3 बेसिक जो फैसिलिटीज़ थी, वो ही नहीं थी। तो लेकिन जो विकसित देश थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने ग्रुपिज्म कर रहे थे। जो अनडेवलप्ड कंट्री थे, जो अभी किसी के स्लेव थे, उन देशों का वो क्या कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब देखा गया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से जब उभर के ऊपर आए, तो तब देखा कि यार कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो कि बहुत मिसाइल्स, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए है, ना ही रहने के लिए जगह है, और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। और ऐसे देशों में क्या हुआ, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही पीरियड, एक पीरियड और भी बोलता है, रिक्स है एक जो ऑथर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये इन्होंने कहा कि ये ऐसी स्थिति है जहां पर बहुत सारे देश जो है वो एग्रेरियस से इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसी कंट्री जो एग्रीकल्चर से डोमिनेट थी, जहां पे सिर्फ कृषि पर निर्भर था पूरा देश, वो अब इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति थी जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो शब्द है, ये जब विकास में आने लगा या इसकी शुरुआत होने लगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। देश जब वर्ल्ड वार के बाद थोड़ा सा पता चला कि नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कुछ तो विकसित हैं अच्छे से, जिनके पास सब चीज़ें फैसिलिटीज़, और कुछ देश हैं जिनके पास बेसिक 3 फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तब क्या हुआ, धीरे-धीरे कुछ कॉन्सेप्ट आने लगे। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ये आया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन-सी हैं? किनको डेवलप कंट्री मानेंगे, या जो जिनके पास अच्छे से रहने खाने पीने के लिए जिनके अच्छा मकान है, जो साइंटिफिक तरीके से बहुत आगे पहुंचेंगे, जिनके पास एटॉमिक बम यादि भी है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी बेसिक फैसिलिटीज को ही पूरा कर पा रही हैं और धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर बेसिक 3 फैसिलिटीज का भी नामो निशान भी नहीं है। तो उसी टाइम ये सारा ये कॉन्सेप्ट, 2 प्रकार के 3 प्रकार के कंट्री की डिवीजन भी हुई है, और ये सारे कॉन्सेप्ट बाहर आने लगे। लेकिन जो टर्म डेवलपमेंट है, ये जो शब्द है, ये पहली बार जो यूज़ किया गया इसका, वो यूज़ किया गया डोनाल्ड सी स्टोन के द्वारा। और इस शब्द को सही प्रकार से पहली बार, मतलब वो बुक्स में जो प्रयोग किया, या अपने आर्टिकल्स में जिसने प्रयोग लाया, उसका नाम था यूएल गोस्वामी, जो कि इंडियन थी। 1955 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। ये जरूर आपने याद रखना, ये हमेशा कई कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि वो ऑथर का नाम आता है, डेट आ जाती है, और पेपर का नाम आ जाता है। तो पेपर का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। मतलब कहने का अर्थ है कि भारत में जो डेवलपमेंट, विकास का जो प्रशासन को ढांचा क्या है। तो उसके बाद जो सही रूप से इस चीज़ का जो प्रयोग हुआ, इस शब्द का सही प्रयोग हुआ, वो तब हुआ जब जॉर्ज गैंट, इनको फादर भी माना जाता है इसका विकास प्रशासन का। जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, जिसका नाम था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स। ये सन 1964 में आई। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेवलपमेंट जो शब्द है, वो क्या हुआ, वो लोगों के बीच में आया, राइटिंग में आया, एकेडमिक्स में आया, कि एक्चुअल डेवलपमेंट है क्या, और डेवलपमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करना, और डेवलपमेंट में क्या क्या फीचर या कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, क्या क्या समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, किससे। देखो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सर बहुत ही वेरियस एंगल से इसको जांचा गया है, इसको नापा गया है। और अभी तक भी हमारे पास इसकी कंक्रीट, या एक बोलते हैं कि स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसको अलग ऑथर ने, अलग ग्रुप ने अपने अपने हिसाब से इसको एग्जामाइन किया है, इसको जांचा है, और इसकी डेफिनेशन दी है। कुछ लोग इसको क्या कर रहे हैं, तुलना करते हैं, इक्वेट करते हैं विद ग्रोथ। आप बोल सकते हैं कि वृद्धि के अनुसार, हिंदी में वाले लिख सकते हैं कि वृद्धि के अनुसार। वृद्धि के अनुसार मतलब देश की इकोनॉमी में जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हमारे देश में कमोडिटी, हर साल हम उसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, या उसकी गणना करते हैं। बोल सकते हैं कि हमारे देश में इस साल कितनी चीज़ की उपज हुई, चाहे धन की हो या किसी और कमोडिटीज़ की हो। तो उसमें इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या क्या उगाए। तो इस प्रकार की स्थिति का अगर हम देखते हैं, जब देश को, कि देश ने इतनी सारी चीज़ें उगाई हैं, इतने प्रोडक्ट उगाए हैं, तो इस प्रकार से अगर हम इक्वेट करें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को, तो हम भी तब भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में ग्रोथ हुई है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जो हमें अपनी जो डेवलपमेंट है उसको
उस कॉन्सेप्ट को क्वालिटी ऑफ लाइफ की गुणवत्ता, लोगों के जीवन में कैसा गुण है। गुणवत्ता का अर्थ है कि क्या लोगों को सही प्रकार का खाना मिल रहा है, क्वालिटी फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिल रही है कि नहीं रही है, रहने के लिए सही जगह है कि नहीं है, कपड़े उनसे सही तरीके के है नहीं। देखो, कपड़े होना और सही तरीके का होना, खाना और सही तरीके का खाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो कुछ लोगों ने इसके साथ कंपेयर किया कि अगर ये चीज किसी देश में प्रेजेंट है तो हम उस देश को बोलेंगे कि दैट कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री। ओके, अब कुछ लोग जो इसको इक्वेट कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो साइंस में या किसी प्रौद्योगिकी में अगर कोई वृद्धि करती है, एडवांसमेंट करती है कंट्री, तो उनके साथ ये डेवलपमेंट मानी जाती है। लेकिन इन सभी तीनों डेफिनेशन को जब इक्वल करेंगे तो हमने देखना है कि मैं जो मानता हूँ, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में है, या जो बहुत सारे ऑथर जो समझते हैं, कहना करते हैं किसी भी देश में डेवलपमेंट किसको माना जाएगा, जब चेंज, जब परिवर्तन आता। परिवर्तन का अर्थ है आप किसी देश में सड़क बना रहे हो, घर बना रहे हो, घर रहने के लिए दे रहे हो, खाना प्रोवाइड कर रहे हो, कपड़ा दे रहे हो। कोई इंसान जो पहले स्कूल नहीं जाता था, अब स्कूल जा रहा है, स्कूल बना दिया, स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो या सड़कें बना दिया, हवाई जहाज स्टार्ट कर दिया। तो आपने कुछ चीज शुरू की पॉलिसी के अंदर, देश के अंदर कुछ चीज आप शुरुआत करते हो, तो देयर इज सम चेंज, चेंज हुआ। अब जब किसी चीज की शुरुआत करते हो, कुछ चीज बना देते हो, तो आप देखते हो कि अपनी सोसाइटी में, आपके आसपास, उदाहरण के रूप में सिंपल उदाहरण दूंगा कि टॉयलेट बन गए, पब्लिक टॉयलेट बन गए। तो पहले टॉयलेट नहीं थी, तो उससे क्या हुआ कि या घर इंसान ने अपने अपने घर में टॉयलेट बना दी, तो वहां क्या एक चेंज आया। चेंज का मतलब है आप सेकंड लेवल पे आप देखेंगे ग्रोथ, ग्रोथ इन टर्म्स होगी कि वृद्धि मतलब नंबर्स। देखो, पहले आपके आपके देश में है या आपके सोसाइटी में पहले टॉयलेट नहीं थे, अब टॉयलेट बन गए, पहले 5 थे, फिर 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। तो इस प्रकार से चेंज आया। पहले चेंज क्या आया कि ठीक है, लोगों ने टॉयलेट बनाए, देयर इज चेंज। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ कि ग्रोथ मतलब पहले कुछ कम टॉयलेट्स थे, अब वो हर साल उनकी क्या बोलते हैं, लेवल, उनका नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये चेंज मतलब टॉयलेट होता कि ठीक है, कोई अब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर टॉयलेट में जा रहा है या खुले शौच को बंद कर रहा है, तो वहां पे चेंज आया। तो ग्रोथ मतलब पहले कम थे, वो ज्यादा हो गए। लेकिन इसका सही मायना तब या ऑब्जेक्टिव तब फुलफिल होगा जब इन चेंज और ग्रोथ से लोगों के जीवन में इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट का मतलब है कि जब कहीं टॉयलेट बना है, टॉयलेट बनने के बाद लोग उसको यूज कर रहे हैं। अगर सड़क बनाई है, सड़क पे लोग चढ़ रहे हैं, या गाड़ी दी और गाड़ी में लोग ट्रेवल कर रहे हैं। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि कोई पॉलिसी शुरू कर दी, कोई सेवा शुरू कर दी, लेकिन वो लोगों तक मिली नहीं। उस सेवा से लोगों के जीवन में जब परिवर्तन आता है, रियल चेंज आया, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मैं तीन, इसका ये क्वेश्चन इसी प्रकार की, चेंज मतलब किसी चीज को, पॉलिसी को आपने स्टार्ट किया, किसी सेवा को स्टार्ट किया, उस सेवा को मैं अपने टाइम के टाइम वृद्धि करते गए। उस वृद्धि के बाद जो रियल इम्पैक्ट, जिन लोगों को उसकी जरूरत थी, अगर उनके लाइफ में कुछ चेंज आता, जैसे कोई स्कूल जाना चाहता था, स्कूल बनाया, चेंज हुआ सोसाइटी में, लेकिन क्या बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या उसको एजुकेशन मिली कि नहीं मिली, और कितने हद तक उसको किस क्वालिटी से एजुकेशन मिली। अगर उसके लाइफ में वो चेंज आता, जैसे बच्चा स्कूल गया और उसने पढ़ तो लिया, पहली तो पास की, लेकिन अगर उसने पहली में उसने गिनती ही नहीं सीखी या एक दो ही नहीं सीखा, तो हम नहीं बोल सकते कि उसके जीवन में इम्पैक्ट हुआ, उसका उस चीज से कोई ड्रास्टिक चेंज आया। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, तब तक हम बोलेंगे डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट मीन्स चेंज प्लस ग्रोथ, और लास्ट में उसका इम्पैक्ट आना चाहिए जो उस सर्विस को रिक्वायर करता है, जिसके लिए वो सर्विस बनाई गई। तो इसका मतलब है कि चेंज या डेवलपमेंट मतलब कि हम प्लान चेंज करते हैं। प्लान मतलब हमने सोचा होता कि इस साल ये चीज करेंगे और इस चीज से इस चीज की वृद्धि होगी, और जिससे सेटिस्फाई होगी जो बेसिक नीड्स, जिनके लिए आपने वो नीड बनाई है, जिन जिनके लिए वो सेवा शुरू की है, जब उनके लाइफ में जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उस देश के अंदर या उस सोसाइटी के अंदर या उस एरिया के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि डेवलपमेंट है ये एक मल्टी डायमेंशनल है। इसका कोई एक माप नहीं है, कोई एक मेजर नहीं है, या एक तोल नहीं है जिससे हम तोल सकते हैं कि हाँ इसको डेवलपमेंट। तो पहला इसका कंक्लूजन में हम लिखेंगे, डेवलपमेंट को जब कंक्लूड करोगे तो देखो कि इट इज मल्टी डायमेंशनल, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। द सेकंड वन आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब जब किसी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज होता है,
उस सोसाइटी का स्ट्रक्चरल चेंज मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ पे अगर रोड बन जाती है, वहाँ पे बिजली पहुँच जाती है, वहाँ पे गैस मिल जाती है, वहाँ पे सड़कें बन जाती है, सड़कों के साथ उसको ब्लैक टॉप हो जाता है, या जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, तो ये भी एक चेंज माना जाता है। वहाँ का वर्किंग सिस्टम चेंज होता है, लोगों के व्यवहार में चेंज हो जाता है। व्यवहार का मतलब ये है कि देखो, जब किसी सोसाइटी में टॉयलेट बना दिया जाते हैं तो पहले सभी लोग ओपन शौच करते हैं, और उसके बाद जब वो उनके टॉयलेट बना दिया जाते हैं तो सभी लोग अपना टॉयलेट चेंज यूज़ करते हैं, तो उसके एक ओपन शौच जाने का जो बिहेवियरल टोन उसमें चेंज आ जाता है। तो इस प्रकार का अगर किसी में चेंज आया, स्ट्रक्चर किसी एरिया में कभी वर्किंग सिस्टम में चेंज आया, एटीट्यूड में चेंज आया, तो दैट ऑल्सो यू कैन काउंट इन ए डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद किसी देश की इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बढ़ती है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, तो वो भी काउंट किया जाता है कि ये डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। देखो, असमानताओं को ही खत्म करना ही मैं बोलता हूँ कि डेवलपमेंट है। अगर किसी देश में पहले 10% गरीब थे, तो उसके बाद वो रिड्यूस होके 5 पहुँच गए, या कोई भी गरीब ना होना, या सबके बराबर की सेवाएं मिलना, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलना। तो इस प्रकार की बराबरी जब कहीं पे भी होती है, तब वहाँ हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट वही है। वो चीज़ आगे बढ़ी, वहाँ पे चेंज आए, या वहाँ पे ग्रोथ हुआ है। उसके बाद है सर सोशल डेवलपमेंट, ये बात इंडिकेटर है। सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज के अंदर, जैसे कि पहले बाल विवाह होते थे, दहेज प्रथा होती है, तो सोसाइटी के अंदर जो बहुत देर से ऐसे चीज़ें गलत एंटी एंटी चीज़ें चल रही है, जो एंटी डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब उन पे रोक आती है, जो सोसाइटी के मेंटल एटीट्यूड को चेंज करती है, सोसाइटल बिहेवियर को चेंज करती है, तो इस प्रकार की स्थिति को भी हम काउंट कर सकते हैं डेवलपमेंट में। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि इकोनॉमिकल, किसी देश की पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो पूरे इकोनॉमिक लेवल, लेकिन अगर पर कैपिटा के इंसान देखें कि पर इंडिविजुअल की जो प्रति आय वो कितनी बढ़ रही है, कितने पिछले साल से कितनी हुई है, जब हर साल वो बढ़ती जा रही है तो उसका मतलब देश आगे बढ़ रहा है। अगर एक साल से दूसरी बार पीछे जा रहा है तो मतलब डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलफेयर मतलब उन लोगों को आगे लाना है या सभी का कल्याण करना है प्रॉफिट के साथ। जैसे आपको हवाई जहाज बना रहे हो, आप कोई रेल लाइन बिछा रहे हो या रेल स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि मेन कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने लोगों से पैसा भी कमाया, प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन प्रॉफिट के साथ आपने ये भी देखना है कि क्या लोगों को उस रेल लाइन बिछाने से, उस हवाई जहाज की सर्विस स्टार्ट करने से लोगों तक उस सेवा का असर हुआ कि नहीं हुआ, क्या लोग उस सेवा को यूज कर पाए कि नहीं कर पाए। तो अगर जब तक आपने बेसिक जिन चीजों लोगों के लिए सेवा शुरू की, जब तक उनको ही वो सेवा नहीं मिल पाती, तब तक हम बोल नहीं सकते कि वो वेलफेयर हुआ या लोगों का कल्याण हुआ या लोगों का ख्याल रखा गया। उसके बाद राइज इन हेल्थ स्टैंडर्ड। देखो, हर साल अगर मृत्यु दर कम हो रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ा। जब हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ता है, दैट इज आल्सो इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। उसके बाद हाँ, लिटरेसी रेट। अगर हर साल लोगों के जो लिटरेसी रेट में बढ़त हो रही है, लोग स्टूडेंट स्कूल ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, रिसर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर ये इंडिकेटर रहते हैं। तो इस इंडिकेटर से हम बोल सकते हैं कि ये भी एक दर्शाता है, ये इंडिकेटर कि वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट। अब हम बढ़ते हैं नेचर की ओर कि डेवलपमेंट का नेचर क्या है। अभी हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है, विकास, उसकी प्रकृति क्या है उस पर बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में कि डेवलपमेंट मतलब चेंज, परिवर्तन होना चाहिए किसी सोसाइटी में, किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, किसी एरिया में, किसी कंट्री में। तो अगर वहाँ चेंज आता है, और चेंज के साथ चाहे हम किसी एजुकेशन की बात करो, हेल्थ की बात करो, डिफेंस की बात करो, उसमें चेंज आ रहा है, उसकी सिस्टम में परिवर्तन आ रहा, और वृद्धि हो रही। वृद्धि मतलब नंबर, वृद्धि हम नंबर्स में काउंट करेंगे कि हर साल ये नंबर बढ़ते जा रहा। और उसके बाद लास्ट में आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब जिस पर्पज से, जिस ऑब्जेक्टिव से वो पॉलिसी, वो नीति या वो सर्विस स्टार्ट की है, उन लोगों को उसका फायदा होता है, उनके लाइफ में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, उनका उसका फायदा जब मिलता है, तो तब हम बोलते हैं कि दैट पॉलिसी हैज इम्पैक्टेड, उसका इम्पैक्ट हुआ, वो सही लोगों तक पहुंची। तो नेचर की बात करें तो जैसे मैंने बोल दिया पहले कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसको अलग अलग एंगल से मापा जाता है, अलग अलग एंगल से इसको देखा जाता है। तो इसके बहुत सारे नेचर हैं, और नेचर को हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, बहुत ही ईजी हैं। तो पहला मैंने बोला कि डेवलपमेंट का पहला जो फीचर बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, वो है चेंज। मतलब किसी सोसाइटी में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल गए, देयर इज चेंज।
12th ही तक ही स्कूल के बाद कॉलेज आ जाना चेंज है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी आ जाना उसी एरिया में, वो चेंज है, परिवर्तन आ जाना, सड़कों की वृद्धि हो जाना, बहुत सारे सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बढ़ जाना, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ जाना। तो चेंज पहला एक जो इसका फीचर मानेंगे डेवलपमेंट का। तो अगर चेंज जब तक नहीं है तो तब तक हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। उसको चेंज विद गोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम अगर आप बोलेंगे कि आप किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एरिया में, रूरल एरिया में अगर आप कोई पॉलिसी शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हमने इंटरनेट फैसिलिटी आपने स्टार्ट कर दी, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे अगर 100% इलिटरेट लोग हैं, तो उस इंटरनेट फैसिलिटी का क्या फ़ायदा? अगर आप उनको ई टेक्नोलॉजी वाले टूल्स दे रहे हैं स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट को चलाने नहीं आते। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर अगर आप किसी वर्क सिस्टम को खोलेंगे, किसी ऐसी पॉलिसी को खोलेंगे, या फ्री राशन देने का प्रयास करेंगे, या एजुकेशन सिस्टम पहले खोलने का प्रयास करेंगे, तो उससे पहले लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो तब वो ई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो आपका जो चेंज होना चाहिए वो इसमें कोई गोल होना चाहिए। वो बिना गोल, बिना उद्देश्य को जब आप उसको किसी चीज़ को बदल रहे हो तो वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं हो सकता। उसके बाद इसका सेकंड थर्ड जो नेचर है वो मैं मानता हूँ कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट आप कभी भी नहीं बोल सकते कि आज हम एक आइडियल स्तर पर पहुंच चुके हैं, कि ये एक लेवल है जहाँ पे हम देखा, जैसे कि आप बात करें कि जो भी हमारे डेवलप कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका या दूसरे देश हैं, वो देश भी कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम फुली डेवलप हो चुके हैं। दे आर कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग हार्ड टू गो द नेक्स्ट लेवल। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। विद पैसेज ऑफ टाइम लोगों की नीड्स बढ़ेगी, और जब लोगों की नीड्स बढ़ेगी तो उस हिसाब से हमें स्ट्राइव करना पड़ेगा, हमें कोशिश करना पड़ेगा कि उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। तो ये डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमेशा लगातार चलता रहेगा। दूसरा होता गतिशीलता। डायनामिज्म का मतलब होता है कि देखो, जो आप सर्विस एक बारी दे रहे हो उस सर्विस सिस्टम में थोड़ा तीव्रता होनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए, गति आनी चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, पहले आपने कम्युनिकेशन सिस्टम किया स्टार्ट लैंडलाइन वाला, पहले एक घर में एक ही फोन होता था, ठीक है। आप कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए फिर मोबाइल टावर्स लगा दिए। अब हर बंदे के पास, हर इंसान के पास मोबाइल होता है। तो इससे क्या हुआ, गतिशीलता आई, कम्युनिकेशन की बात। इसी प्रकार से हर सेक्टर में भी होता है। उसके बाद आपने फिर 2G इंटरनेट स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने 3G कर दिया, तो आज 4G आई। देखो 4G कितना फास्ट चलता है एज कम्पेयर टू अगर 2G करें तो एक पेज खोलने में ही कितना समय लगता था। तो कोई भी आप जो सर्विस दे रहे हो उसमें हमेशा चेंज आता रहना चाहिए, उसमें गतिशीलता बनती रहनी चाहिए, एक स्तर से दूसरे स्तर में वो जाता रहना चाहिए। तो ये जब तक ये नेचर नहीं है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट एक सही स्तर पे हम मान ही नहीं सकते, या सही तरीके से मान ही नहीं सकते। उसके बाद फिर दोबारा एक और नेचर है कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। देखो विभिन्न विभिन्न प्रकार से इसको काउंट किया जाता है, और विभिन्न विभिन्न तरीके से इसका मापन हो सकता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि, मैंने बोला था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मानते हैं कि डेवलपमेंट है। कुछ बोलते हैं कि लोगों का वेलफेयर करना चाहिए, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी चाहिए, उनको लिटरेसी लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो अलग अलग तरीके से ही इस डेवलपमेंट को हमने मापना चाहिए। अगर कोई बोलेगा मेरे का एक ही इंडिकेटर से ही डेवलपमेंट को काउंट करता हूँ या कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू कैन से टू जस्टिफाई विद दिस टॉपिक। उसके बाद रैशनल प्रोसेस का मतलब है कि बराबरी, तर्क संगत, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी काम करने के पीछे कोई रीजन होना चाहिए, जैसे मैंने गोल बताया, या रैशनलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अगर आप किसी पॉलिसी को स्टार्ट कर रहे हो तो उसका लाभ जो होना चाहिए इक्वली सबको होना चाहिए, या जिसके लिए बनाया गया है, या जिसके लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसके पीछे आपका कोई तर्क होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट ऐसे टेक केयर ऑफ वीकर सेक्शन। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ कंट्री की बात करते हैं, जैसे हमारा देश है, तो वहाँ पे हमें हर चीज़ रैशनलिटी नहीं चल सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में हमने पीडीएस स्टार्ट किया है। वो क्यों, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग अभी कमज़ोर हैं, उनको हेल्प करने के लिए हमने टैक्स में रिडक्शन रखी है। जो हायर लेवल के स्लैब्स, उनको जो ज़्यादा इनकम कमाते हैं उनको ज़्यादा टैक्स रखा हुआ है। तो ये एक जब तक हम इस अप्रोच को नहीं यूज़ करते तब हम डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें देखना पड़ेगा कि हमें स्ट्रेटिफाई करना पड़ेगा कि कौन किस लेवल पे है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो लोग पिछड़े हैं उनको मदद करने की ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए अलग प्रकार की एक पॉलिसी स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके अलग प्रकार के प्रोग्राम स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रूरल एरिया में जो हमने एमजी नरेगा प्रकार का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाया ताकि सबको वर्क मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट जो डेवलपमेंट का नेचर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब आपको समान अवसर पर बात करो, वो चाहे नौकरी की बात करो,
या किसी पॉलिसी की बात करो या किसी फैसिलिटी की बात करो या रिजर्वेशन की बात करो, तो वहाँ पे अगर बराबरी नहीं होती है किसी चीज़ को देने में, जब देने में बराबरी नहीं होती तब हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, और जब डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो सही प्रकार का रैशनल चेंज आ ही नहीं सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो नेचर है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद लेस इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिकल वे से इसको माना जाए कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी इन कॉमिंग बोल सकती है, कम समय या और कम दाम पे ज़्यादा काम करना। तो जब तक जो जैसे कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज होती है वो ज़्यादा इसी पे ध्यान देती है कि हमें किसी कम से कम इनपुट लगाना है और मैक्सिमम इसका आउटपुट देना है। जैसे कि आप कम से कम बीज लगाओगे तो आपकी उसमें इस प्रकार का अपने अपनी भूमि को तैयार करना है, इस प्रकार का खाद डालनी है या इस प्रकार से कल्टीवेट करना है कि वो चीज़ ज़्यादा आउटपुट हो। तो ये इकोनॉमिकल वे में बोल सकते हैं कि यू हैव टू बी इन्वेस्ट लेस एंड योर आउटपुट टू बी मैक्सिमम। देन नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेवलपमेंट है इज ए सस्टेनेबल प्रोसेस। देखो सस्टेनेबल प्रोसेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ है कि विकास विकास मतलब अगर आप चेंज कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, तो सस्टेनेबल का मतलब है कि इस तथ्य का मतलब है कि उसको जो चीज़ आपकी बन रही है उससे दूसरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज करते हैं कि आपने रोड बनाई और रोड में आपने रोड तो आपने 10 फीट की बनाई लेकिन उसमें आपने 1000 बुट्टे जाई कर दिए, या जहां से आपने रोड बनाई तो रोड इस प्रकार से बनाई कि वहां से स्लाइडिंग जोन क्रिएट हो गया। तो एक चीज करने से आपका अगर दूसरी चीज बिगड़ रही है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब एक चीज का बनना पर उससे दूसरी चीज का नुकसान ना होना। तो इस प्रकार की जब तक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता डेवलपमेंट में तो सस्टेनेबल नहीं बोलते, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की पक्ष या दिशाएं। देखो डायमेंशन को हम नेचर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं या फीचर के साथ भी कर सकते हैं। एक तरीका का सेम ही टॉपिक्स हैं लेकिन चलो थोड़ा सा अलग तरीके से बता सकते हैं, बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे पूछ रहे हैं। विकास की दिशाएं पक्ष या बोल सकते हैं कि एंगल, क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं कि डेवलपमेंट को हम मान सकते हैं या डेवलपमेंट हुई है। तो इसके कुछ मैंने पक्ष या बोल सकते हैं डायमेंशंस या दिशाएं या एंगल जो मैंने लिखे हैं। पहला एंगल जो हम लेंगे वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप आर्थिक मॉनेटरी रिलेटिव किसी देश में अगर चेंज लाते हो, चेंज के साथ उसमें वृद्धि होती है और लोगों का उसका इम्पैक्ट होता है, उसका असर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उस एंगल को हम बोलेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। जैसे आर्थिक विकास को हमने इम्प्रूव करने के लिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन जो हमने शुरू किया था, डेट में यहाँ लिखी हुई है, इसमें हमने कुछ नोटबंदी कर दी, कुछ नोटों को बंद कर दिया था जिससे कि काला बाजारी करप्शन को रोकने के लिए जो हमने सिस्टम स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो आर्थिक स्थिति हम इसको इम्प्रूव करना चाहते थे। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का क्या असर था या क्यों बनाया गया था, तो कौन कौन से नोट्स इसमें बंद किए गए थे हम डिस्कशन करेंगे बाद में, या आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने लिया था जीएसटी, टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था कि थ्रू आउट कंट्री में एक ही प्रकार का एक जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम होगा। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो मैंने अभी 2 इनिशिएटिव एग्जांपल जो उदाहरण दिए हैं, ये इनिशिएटिव दिए गए हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो, उसमें चेंज आए, परिवर्तन आए, वो एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो इस एंगल को बोलेंगे हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। दूसरा सर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। देखो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, बहुत से प्रकार के लोगों के बीच में संपर्क बनता है। तो संपर्क बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी बनती है और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी बनती है। जैसे कि हमें उस सोसाइटी को, रिलेशनशिप को या सोसाइटी को सही सतर पे रखने के लिए, सही चीज़ से चलाने के लिए, जैसे हमने आरक्षण रखा हुआ है 7%, 14%, 27%, ठीक है ना। 7% जैसे आपके आ गया एसटी, 14 आ गया आपका एससी और 27% ओबीसी। और जैसे 3 तलाक हो गया कि वुमेन्स के राइट को बचाने के लिए। तो ये सारे काम हमने सोसाइटी के सिस्टम को बचाने के, सोसाइटल जो रिलेशनशिप बनते हैं और सोसाइटी को बांध रखने के लिए एक सही स्तर पे या डेवलपमेंट के राह में चलने के लिए हमें ये जो यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, तो ये सोशल डेवलपमेंट वाले डायमेंशन बोलेंगे। इसके अलावा आप और भी सकते हैं कि दहेज प्रथा को बंद करना,
या जो घरों में जो वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए और या उनको दंड देने के लिए विभिन्न प्रकार के हमने लॉज रूल रेगुलेशन बनाए हैं। तो इसको सोशल डायमेंशन से देखा गया है। इस प्रकार के कोई भी हम स्टेप लेते हैं, कोई भी लॉज या रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो इससे क्या जो डेवलपमेंट होती है दैट इज सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास कैसा होता है। देखो आपने देखा होगा पहले के टाइम में जब हमने आज़ादी पाई तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे देश के अंदर जो ग्रास रूट लेवल जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था या उनके लिए हमने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रावधान नहीं बनाया था। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब हमें जरूरत पड़ी, हमें लगा कि हमारे जो लो लेवल के हैं, जो लोकल लोग हैं, जहाँ पे सही रूप से जिनको विकास की जरूरत है, तो हाँ उनके लिए हमने जैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट के संशोधन किया, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट किया कि हमने रूरल एरिया में पंचायत राज चाहिए और अर्बन एरिया में अर्बन म्यूनसिपल गवर्नमेंट चाहिए। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसके बाद फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। प्रशासन के अंदर जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर भी चेंज करने की जरूरत है। उसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसा ना, हायरार्की कैसे क्रिएट करनी है। बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, उस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार से एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाना, तो उसमें भी संशोधन करने की जरूरत, उसमें भी चेंज रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार की अगर हम कुछ नए स्तर पर जाते हैं, कुछ चेंज लाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जो हमने तैयार की थी, ठीक है, पहली प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था, उसके बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया था जिसमें 15 रिपोर्टें आई कम से कम। तो वो जरूर पढ़िए आप इन 15 रिपोर्ट्स को, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। जितने भी आपके जो जीएस के पेपर होते हैं, और साथ में अगर आपका ऑप्शनल है तो उसमें तो आपने पढ़ना ही है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो इंडिविजुअल मतलब जब हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक इंडिविजुअल को विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग देते हैं, उसका एक स्तर से दूसरे स्तर ले जाते हैं, तो इस प्रकार की जब हम ट्रेनिंग देते हो इंडिविजुअल बेस होती है। लेकिन जब हम पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने पूरे अपने एकेडमिक्स में एक नया कोर्स शुरू कर दिया, जैसे कंप्यूटर की ज़्यादा शुरुआत है तो हमने कंप्यूटर सिस्टम हर कंपलसरी कर दिया है, हर तकरीबन 8th-10th तक। उसके बाद भी कई हायर एजुकेशन में रखा कि कंप्यूटर आपने पढ़ना है। तो इस प्रकार की जब पूरे ह्यूमन को देख के किसी चीज़ को शुरू किया जाता है, किसी इनिशिएटिव को लिया जाता है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट एंड मार्केट इकोनॉमिक मॉडल। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि विकास के लक्ष्य, देखो विकास के कुछ लक्ष्य बनाने पड़ेंगे हमें, तो इस प्रकार का एक अलग एंगल। देखो जब हम किसी नई चेंज लाना चाहते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि गोल के बिना चेंज करना या चीज़ को वृद्धि करना, और जब तक उस गोल के बिना उसमें चेंज लाते हैं तो उसमें कोई भी उसका कोई एक वो नहीं रहता है, रैशनल प्रयोग नहीं रहता। तो इस प्रकार से हम जब मार्केट इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है कि जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देश में चेंज लाते हैं, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, लोगों को पर कैपिटा इनकम को बढ़ाते हैं, तो वो आ गया मार्केट इकोनॉमिक मॉडल। पढ़ते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये क्या है। देखो अब तक हमने इतना तो समझ लिया कि डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज, ये तीनों कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आए हैं, जब बहुत सारी स्थिति इस प्रकार से हुई कि हमारा पूरा संसार, जो पूरा वर्ल्ड है, दो पॉलर्स में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप बन गया नेटो, दूसरा वार्शो पैक्ट बन गया, और उसके बाद जब वार्शो पैक्ट टूट गया तो फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनी। फिर उनको लड़ने के लिए जब कुछ चीज़ बचा नहीं, तो फिर उनके ध्यान में आया कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जिनके पास 3 बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, खाना, रहना और क्लॉथ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया कि किस देश को क्या कहा जाए। तो उसमें से कुछ देश जो अच्छे से थे, जिनके पास साइंटिफिक तरीके से भी बहुत आगे थे, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ तो थी, इसके अलावा उनकी आर्थिक दृष्टि भी बहुत अच्छी थी। और कुछ देश जो ऐसे थे जो कि अभी जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, जो अभी स्लेवरी से बाहर आए थे, जिन्होंने फ्रीडम ली थी, और कुछ देश जो अभी स्लेवरी के अंदर ही थे। तो इस प्रकार से इसकी कोई कंक्रीट या एक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज वो कंट्री हैं जो कि जिनकी पर कैपिटा रियल इनकम जो मानी जाती है वो लो है एज कम्पेयर टू पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप से। ये सिंपल तरीका इसका माना गया था कि वो सभी देश, उनको डेवलपिंग या अनडेवलप डेवलप माना जाएगा जिनकी पर कैपिटा इनकम जो वास्तविक आय है वो इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा से कम है।
मेन इसका जो टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या-क्या मुश्किलें हैं जो उनको डेवलप होने से पीछे रख रही है या डेवलप होने नहीं होने दे रही है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि ये जो जितनी भी कंट्री थी ये स्लेव थी। आप सभी लोगों ने देखा कि 90s के बाद बहुत सारी कंट्रीज जो क्या हुई आज़ाद हुई है, तो उनका जो अनडेवलप रहने का या डेवलपिंग का पाथ पर रहने का जो कारण रहा है वो है कि वो बहुत सारे सालों तक क्या है दूसरे देशों के गुलाम रहे। जैसे भारत की बात करें तो कम से कम 100 साल से ज़्यादा भी वो गुलाम रहे, ठीक है। तो ये पहला कारण या प्रॉब्लम रहा अंडर डेवलप रहने का या डेवलपिंग पाथ पर आने के लिए इतनी देरी से। दूसरा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जितने भी देश देखो क्या हुआ कि जो देश जितना ज़्यादा डेवलप हो गया तो उसने अपने साइंस को बहुत ज़्यादा एडवांस किया। जब साइंस को उसने एडवांस किया तो बहुत सारे अपने देश के अंदर क्या-क्या संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को उसने खोजा, उसका प्रयोग किया। और इन देशों ने तो ये भी किया, जितने भी डेवलप जो कंट्रीज़ थे इन्होंने किया कि जो अनडेवलप्ड कंट्री थे जिनको स्लेव बना के रखा था वहाँ से भी बहुत सारे संसाधनों को ले लिया। लेकिन जो देश अभी स्लेव थे या रिसेंटली आज़ाद हुए तो उन लोगों को अपने रिसोर्स के बारे में पता नहीं था और उन रिसोर्स को वो डेवलप नहीं कर सके या सही स्तर पे ले नहीं गए, तो इस प्रकार से वो पीछे ही रहते गए। दूसरा, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी निर्माण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आप पूंजी निर्माण कर सकते हैं कि अगर आप पूंजी कि आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, ट्रेन लोग नहीं है, तो आप सड़कें नहीं बना सकते हैं, आप स्कूल नहीं खोल सकते, आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, तो अपना जो कैपिटल उसका फॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद ये भी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम रही कि जितने भी स्लेव कंट्री थी जो कि स्लेव कंट्री थी और उसके बाद जो आज़ाद हुई तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम रही कि वहाँ पे अगर रिसेंटली आज़ाद होने के बाद वहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, इवन बोल सकते फॉर्म ही नहीं हुआ था। तो जब जिस कंट्री के अंदर जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही फॉर्म ना हो तो वहाँ जो रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइक्वल रहेगी, हमेशा इक्वल हो ही नहीं सकती। जब अनइक्वलिटी अगर चल रही है तो वो देश पीछे रहेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम था ये डेवलपिंग कंट्री का। उसके बाद अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि जो कंट्री पीछे रह गई हैं। कुछ सिर्फ मैं चाइना को छोड़ के बात करता हूँ और बाकी सारी कंट्रीज मैं जितने भी कंट्रीज और डेवलपिंग पाथ पे हैं और या अंडर डेवलप है वहाँ पे जो पॉपुलेशन कंट्रोल के तहत कोई भी नहीं तो लॉ बनाया ना तो रूल और रेगुलेशन बनाया, कुछ भी नियंत्रण का कोई भी अभी तक सिस्टम नहीं बनाया गया, जिसके कारण जो है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज हो रहे हैं और रिसोर्सेज को हम एडुकेटली प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं ताकि लोगों तक वो पहुँचाए जाए। तो ये कारण है, प्रॉब्लम है डेवलपिंग का, जो कि डेवलपिंग पाथ को धीरे-धीरे ही चला रहा है डेवलपिंग कंट्री में या बहुत सारा पीछे रख रहा है। लो प्रोडक्शन, तो मैंने आपको बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सुधार में नहीं होना या उसका सही स्तर पे एडवांस ना होना भी एक कारण है। आपके पास अच्छे बीज नहीं होंगे, आपके पास अच्छे खाद नहीं होगा, कल्टीवेशन मशीन नहीं होगी तो उत्पादन भी कम होगा। जब उत्पादन कम होने के साथ-साथ आपकी अगर पॉपुलेशन की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही तो आप डेवलपिंग पाथ पे चल ही नहीं सकते। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है। ये भी एक बहुत बड़ा, देखो जैसे मैंने बोला कि जो सारी कंट्री, जैसे रिक्स ने कहा था कि डेवलपिंग जब कंसेप्ट आया था उस टाइम में यही देखा गया था, ये सारी कंट्रीज जब इनको डिफाइन किया है कि डेवलपिंग कौन सी है, डेवलप्ड कौन सी है, अंडर डेवलप कौन सा है, तो वहाँ पे देखा कि ये अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज जो एग्रीकल्चर से अभी इंडस्ट्री की तरफ से बढ़ रहे हैं। इनका मतलब कहने का अर्थ है कि सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और इंडस्ट्री में जो लोग बहुत सारे हमें चीज़ें हथियार चाहिए या हमें बहुत सारे औजार चाहिए या किसी और प्रकार का और प्रोडक्ट चाहिए तो वो एग्रीकल्चर या मैनुअली बनाए जा रहे हैं। तो जब तक इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री अगर आती है इंडस्ट्री का प्रोडक्शन फास्ट होता है तो फास्ट होने के कारण ही आपके देश में विकास हो सकता है, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है सर सबसिस्टेंस। इसका मतलब होता है जीवन निर्वाह रोजगार का मतलब ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम जो मानेंगे कि हमारा जो डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस इसी प्रकार से था कि सिर्फ हम अपने लिए ही उगाते थे, सिर्फ उतना ही उगा पाते थे या इतना ही उगाते थे जो हमें हमारी डेली 3 टाइम का जो मील होता है उसको ही पूरा करते थे। देखो अभी भी बहुत से हमारे रूरल एरियाज़ में देखा है कि मैंने कि बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन में है और उनके पास सरप्लस भी हो जाती है लेकिन उसको कमर्शियलाइज़ नहीं किया जा रहा। उसको कैश क्रॉप की तरफ अभी उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कई हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है और स्पेशलिटी में अगर कहीं आलू ज़्यादा हो रहा है, कहीं गेहूँ ज़्यादा हो रहा है, कहीं चावल ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ जो ज़्यादा सरप्लस हो रहा है तो उसको आप
एज ए क्रॉप कैश की तरह उसको बेच सकते हो, तो उससे कई और चीज़ें ला सकते हो। लेकिन वो जो हमारा सिस्टम है एग्रीकल्चर का, जो भी उपज कर रहे हैं वो उतना ही कर रहे हैं जितना हमें चाहिए, या उसका कैश क्रॉप में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कारण बना था एक लो डेवलपिंग प्रोसेस में या अंडर डेवलप रहने में। उसके बाद अनट्रेन्ड ह्यूमन पावर। देखो देश के अंदर जब देश का जो मैन पावर है वो जितना ट्रेन होता है, जितना शिक्षित होता है, तो वो ज़्यादा काम कर सकता है, वो चीज़ों का यूटिलाइज कर सकता है, वो रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। तो अनट्रेंड होना ही एक भी बहुत बड़ा एक कारण है डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग पोजीशन में रहने का। उसके बाद सोशियो कल्चर प्रॉब्लम। देखो हमारे देश में बहुत सारे सोशो मल्टी डायमेंशनल या मल्टी रिलीजियस हैं, मल्टी कास्ट हैं, तो हर रोज़ कहीं न कहीं पे दंगा फ़साद होता रहता है। लोग अपने बीच में ही भिड़े रहते हैं। कल्चरल बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। कल्चर वेरिएशन के कारण लोग अपने कल्चर से दूसरे कल्चर में जाना नहीं चाहते हैं, या दूसरा का कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये अगर लोग इसी उलझन में रहते हैं, तो वो कभी भी डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज़ ऑफ द अंडर डेवलपिंग। रिलीजियस प्रॉब्लम, ये मैंने जैसे बोला कि ठीक है, सोशल इकोनॉमिक में एक अलग से रिलीजियस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस फाइट होती रहती है, रिलीजियस प्रॉब्लम चलती रहती है, जिससे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो रुका हुआ है। उसका वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखो हमने देखा कि हर नए साल, नए महीने हम नए नए रूल रेगुलेशन ला रहे हैं। सरकारें गिन रही है, सरकारें कहीं बन रही है तो बनने के बाद जल्दी गिर रही हैं, और इतना सारा खर्चा हो रहा है। देखो जब तक हमारे सिस्टम के अंदर आपने देखा जो विधायी जो प्रणाली है वो पार्लियामेंट है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर वो देश के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, वो बार बार इलेक्शन करा रहे हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं सही टाइम से, वो या जो उनके सेशन हो तो सही में बिल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से देश के अंदर जो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, जो पॉलिसीज़ को एनेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक कारण है कि हर जो कंट्री जो अनडेवलप्ड है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे कारण रहा है कि वो अनडेवलपिंग पोजीशन में ही है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। देखो आपने प्रशासनिक समस्या देखी कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म, करप्शन, फेवरेटिज्म है, चेक एंड कंट्रोल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम ही सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर दो ही प्रकार से सिस्टम होते हैं, एक तो पॉलिटिकल लीडर, दूसरा होता है जो पॉलिसी बनाता है, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर जो उसको चलाता है। तो इन दोनों में ही अगर इंस्टेबिलिटी है या कोई को रिलेशन है ही नहीं, तो उस देश का विकास होना असंभव है। तो ये सारे कारण जो मैंने आप बताए हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज में पीछे रहने का या अनडेवलप रहने का कारण है। अगर कुछ और भी पॉइंट्स है तो आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद कुछ और पॉइंट मैंने आगे लिखे हुए हैं, दोबारा से इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस। देखो टेक्नोलॉजी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर बढ़ी नहीं रही तो ऑब्वियस है कि ये कारण बनता है। जैसे हमारे पास इंटरनेट का कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, तो नो डाउट हर चीज़ में हम पीछे रहेंगे। करप्शन, भ्रष्टाचार, जैसे मैं बोला हर जगह चल रहा है। लोगों को बिना किसी काम किए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, या वो लीगल नहीं है जो काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से कर रहे हैं। टेररिज्म देखो हमारे देश में एक बहुत बड़ा ये कारण है कि हमारे देश में कई ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत हमेशा दंगा फसाद होता रहता है, अटैक्स होते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी हमारा वहाँ लग रहा है। तो ये भी किसी भी देश को, या अपने देश की बात करें तो पीछे रहने का कारण है। फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, मैंने देखा कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में या कहीं पे भी हर इंसान जो अपने अपने जो लोग हैं उनको अंदर लाना चाहता है। तो जब आप इक्वालिटी नहीं दोगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो देश पीछे रहेगा। एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेवलपिंग कंट्री का कई देशों में आपने देखा होगा कि अभी डेमोक्रेसी अभी जाके इस्टेब्लिश हो रही है, आपसे पहले वहाँ डिक्टेटरशिप थी। तो जब तक डेमोक्रेसी लोगों द्वारा लोग नहीं चुन के आगे भेजे जाते हैं, तो उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो ये एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो कि देश को, किसी भी देश को पीछे रहने का। प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी देश में जो कोई ह्यूमन है उनको हम इक्वल, जो यूनिवर्सल राइट होते हैं ह्यूमन, अगर जब तक उनको नहीं देते हैं, तो वो देश हमेशा पीछे ही रहेगा। अब हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं सतत विकास। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड बनाएंगे। देखो सतत विकास की अवधारणा जो पहली बार जब इसको प्रयोग किया गया, ये शब्द पहली बार जब प्रयोग किया, वो किया राचेल कार्सन ने। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग बुक का नाम था, और सन 1962 में इसको लिखा गया था। इसके बाद धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग तब हुआ 1980 में, जब विश्व संरक्षण रणनीति ने एक
जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे इसका उपयोग हुआ। उसके बाद सतत विकास शब्द पहली बार मतलब विश्व आयोग की एक रिपोर्ट आई, ठीक है? उस रिपोर्ट का नाम था हमारा सामान्य भविष्य, 1987 में, तब इसका फिर से दोबारा प्रयोग हुआ। उसके बाद सतत विकास को एक सही प्रकार सही धर्म से जो एक पहचान मिली वो जब 3 से 4 जून को 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक बैठक हुई थी। उस बैठक जो जहाँ जिस पे हुई थी उसका नाम था एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ था और इस सम्मेलन का नाम भी दिया था अर्थ समिट। तो ये सारी पॉइंट्स पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनने से या आने से पहले ये सारी इवेंट्स हेल्ड हुए थे, हैपेंड हुए थे। तो धीरे-धीरे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये लोगों के बीच में आया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो 2 भागों में विभाजित है। सस्टेनेबिलिटी जो है ये यहाँ से है, तो ये 2 भागों से विभाजित है। एक है सस्टेन और एबिलिटी। तो सस्टेन का मतलब होता है कितने समय तक। साधारण भाषा में देखें तो सस्टेन की कितने देर तक जिंदा रहना, या कितने देर किसी को बोलेंगे कितने देर तक खड़े रहना, या कितना वजन को उठा सकना, या कितनी तेजी से दौड़ सकना, या कितनी तेजी से लिख सकना, ठीक है? कितने समय तक सस्टेन करना। एबिलिटी मतलब क्षमता। अब इसको आगे समझते हैं कि स्थिरता या सतत का भी मतलब है कि किसी भी वक्त या चीज का एक निश्चित दर, इस पूरी डेफिनेशन को आपने ध्यान से सुनना है। स्थिरता किसी भी वक्त या चीज का एक निश्चित दर या स्तर पर कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। देखो आपको मैं समझाता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी साधारण रूप से क्या है कि हम सभी लोगों की एक एबिलिटी होती है कि कितने समय तक टिक सके। अगर सपोज करता हूँ मैं आपको बोलूंगा कि आपने 5 मिनट में 2 पेज लिखने, ठीक है? या आपने 10 मिनट में 500 मीटर दौड़ना है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बोलूंगा कि अब आपने 4 मिनट में 500 मीटर दौड़ना है, 3 मिनट में दौड़ना, 2 मिनट में दौड़ना है, जैसे जैसे मैं उस चीज को आगे बढ़ाता हूँ, उसकी एबिलिटी क्षमता को तीव्रता को बढ़ाता हूँ या चेंज करता हूँ, तो आपकी एक एक एबिलिटी होगी, एक दर होगा जहाँ पे आप वहाँ पे फेल हो जाओगे, उस चीज को करने से असमर्थ हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति जब आपका एक निश्चित काम करने के दर पर आप काम नहीं कर पाते हो या आपका वो दर टूट जाता है, तो आपको बोलेंगे देयर इज अ ब्रेकअप ऑफ सस्टेनेबिलिटी। लेकिन जब कोई इंसान किसी एक स्पीड पे एक क्षमता के अनुसार काम करते रहता है तो कह सकते हैं कि ये इसकी सस्टेनेबिलिटी है, ये इसकी काम करने की क्षमता है, ठीक है? इसी प्रकार से क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर आप देखो हम अपने आसपास हर चीज जो है वो अपने एक दर के हिसाब से बनती भी है, उसका हम प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उसके बाद एक दर उनके बीच में एक क्षमता बनी रही है, संतुलन बना हुआ। लेकिन अगर आबादी बढ़ती जाए और पेड़ों को हम काटते जाए, तो पेड़ों की जब तादादी कम होगी, उनकी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की क्षमता ही खत्म हो गई, तो तब क्या हो जाएगा, जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का बनना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, इन दोनों में असंतुलन हो जाएगा। जब असंतुलन हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी जो सतर है, जो सतत चलने का जो एक निश्चित दर पे कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ब्रेकअप हो जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अब इसको बोलते हैं, इसका साधारण भाषा में क्या बोलता है, विश्व आयोग की जो डेफिनेशन है बोलता है ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सके। कहने का अर्थ है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, पेड़ पौधे से लेकर बहुत से खनिज पदार्थ, जैसे कि कोयला, ईंधन जो हम लेते हैं। तो इस ईंधन को, इस रिसोर्स को इस प्रकार से प्रयोग करना है, इस गति से प्रयोग करना है कि ये ईंधन बनते भी रहे और उसका प्रयोग भी होते रहे। इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे कि अगर वो 10% बन रहा है और 10% उसका प्रयोग कर रहा है, तो वो ईंधन वो जो उसकी जो स्रोत है वो हमेशा बरकरार रहेगा और आने वाले जनरेशन को भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार की जो विकास को हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम किसी स्रोत को, किसी संसाधन को इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं कि उसकी जो क्षमता, जैसे मैंने बोला हर इंसान की, हर किसी भी चीज़ की एक क्षमता होती है किसी चीज़ को करने की,
तो उसकी क्षमता से अगर परे आगे जाके उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्षमता टूट जाती है। अगर इस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, तो दैट इज़ नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज़ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब किसी भी स्रोत का, किसी भी संसाधन का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि वो आज के पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, वर्तमान ज़रूरतें पूरी हो सके और आने वाले भविष्य वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अब हम सस्टेनेबिलिटी को समझेंगे इन 3 फैक्टर से जो इसके सस्टेनेबिलिटी के इर्द-गिर्द मैंने रखे हैं इस डायग्राम में। पहला है सोशल, दूसरा आ जाता है फिर इकोनॉमिक्स और तीसरा आ जाता है एनवायरनमेंट। तो इन तीनों में अगर अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होता है, एक बैलेंस बना रहता है, तो इससे जो सस्टेनेबिलिटी बनने का चांस रहते हैं या सस्टेनेबिलिटी बन सकती है। तो पहला मैंने बोला है सोशल। सोशल का मतलब है कि समाज में जब किसी एरिया में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर जो विभिन्न प्रकार की जो स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज है, वो सही से उनका आवंटन होता है, लोगों को सही अधिकार मिलते हैं, तो सोसाइटी एक स्टेबल रहती, पीसफुल रहती है। लेकिन अगर कोई सोसाइटी पीसफुल नहीं है, वहाँ सभी लोगों को अपने विभिन्न प्रकार के अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो स्रोत हैं वो सही से बराबरी से उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उस देश की जो इकोनॉमिक्स है, जो आर्थिक दृष्टि वो खराब हो जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्रोतों का यूज़ करते हैं और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलती है। तो ऐसी दृष्टि में फिर बहुत सारा अनस्टेबिलिटी जब समाज में क्रिएट हो जाती है, तो इकोनॉमी खराब हो जाती है, तो उससे क्या होता है इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसी चीज़ होती है हमारे, जहाँ से हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों को लेते हैं, विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज तो हमें वहीं से मिलते हैं। तो अगर इस प्रकार की ग्रेटनेस सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है, तो वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। तो जब इन तीनों में कोई भी कोऑर्डिनेशन, कोई भी तालमेल नहीं बन रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी खराब, अनसस्टेनेबिलिटी क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। तो एक तालमेल नहीं बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो सस्टेनेबिलिटी जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें हम चल ही नहीं सकते। तो इस डायग्राम से आपने इसको शो करने का प्रयास करना है कि ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आस-पास, समाज में, इकोनॉमी को करेंगे तो ये जुड़ी हुई हैं। तो इसको आगे हम समझते हैं पॉइंट में। मैंने सेम इसी प्रकार से बताया है कि आपने पहले लिखना है कि सस्टेनेबिलिटी शुरुआत सोशल से होती है, सोसाइटी से होती है, किसी देश की, उस देश की कानून, उस देश के जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ से स्टार्ट है। अब सोसाइटी ही खराब है, सोसाइटी में ही इक्वालिटी नहीं है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी उसकी खराब हो जाती है। जब इकोनॉमी खराब हो जाती है, तो एनवायरनमेंट जो विभिन्न प्रकार से हम स्रोत लेते हैं, जो रिसोर्सेस लेते हैं, उनका बिना सोचे समझे उनका प्रयास यूज़ होता है। जब हम उनका बिना सोचे यूज़ करते हैं, तो आज की जनरेशन के ही बारे में उसको सोचते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसकी पूर्ति होना असंभव हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो अगर डेवलपमेंट या विकास हम समझेंगे, तो ये सस्टेनेबल विकास होगा। तो सस्टेनेबल विकास करने के लिए हम इन तीनों फैक्टर को मिलाना पड़ेगा, इनमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तालमेल बनाना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है उसको प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। देखो, आप पूछा गया है फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फीचर्स को अगर आप लिखने जाओगे, तो पहले आपने दोबारा से इसी डायग्राम को बताना है कि किस प्रकार से जो सस्टेनेबिलिटी है वो रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि सोशल से, इकोनॉमी से और एनवायरनमेंट से। इस डायग्राम को देने के बाद आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखना है कि हमारा जो पूरी सोसाइटी है, पूरा जो सस्टेनेबिलिटी है, वो तीनों फैक्टर से जुड़ा हुआ है। जब हम इन तीनों फैक्टर में कोई तालमेल नहीं बनाते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी प्राप्त करना मुश्किल है। फिर हम इसके बाद जाएंगे इसके पॉइंट्स पे कि क्या क्या इसके फीचर है। तो इसका मैंने फीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला फीचर लिखा कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि इस प्रकार के स्रोतों का, देखा इकोनॉमिक पॉइंट व्यू से कहें कि स्रोतों का, रिसोर्सेज का इस प्रकार से प्रयोग करना है ताकि वो आज की समय की जो जनरेशन है उसका नीड्स पूरे कर सके और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बची रहे। मतलब उनका प्रयोग उनकी क्षमता के हिसाब से करना, ताकि वो बढ़ती भी रहे, बनती भी रहे और उनका प्रयोग भी होता रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी उसके फीचर यह तभी बन सकता है जब वो कोई भी पॉलिसी हो पीपल सेंट्रिक अप्रोच मतलब जब कोई पॉलिसी हमें प्रोग्राम बनाते हैं, वो लोगों के ध्यान में देखकर कि लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार जब उसको बनाते हैं, तब ऐसी पॉलिसी को बोलते हैं पीपल सेंट्रिक अप्रोच। उदाहरण के रूप में जैसे कि रूरल एरिया में जहाँ पे लोगों को भी स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, घर चाहिए, अगर वहाँ पे हम
मोबाइल टावर या 4G 5G स्टार्ट करते तो उनके लिए यूजलेस हो, क्योंकि अभी उनके पास बेसिक एक लेवल से हायरार्की के एक बेसिक लेवल से दूसरे लेवल पे नहीं आए हैं। उनके पास अब जो लोग पढ़े ही नहीं वो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का क्या प्रयोग करेंगे? तो पहला उनको बेसिक चीज़ें देने की ज़रूरत है। इस प्रकार की अप्रोच जो लोगों को अनुसार उनकी नीड्स के अनुसार चलाई जाती है, तो इस प्रकार की अप्रोच सरकार क्या मानेंगे कि वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। दूसरा लेवल आ जाता है पब्लिक अवेयरनेस। देखो, कोई भी सरकार किसी भी प्रकार की जब प्रोग्राम स्टार्ट करती है, तो लोगों को उसका फ़ायदा तभी होता है जब लोगों को उसकी जानकारी होती है। हमारे देश में और कई डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा कि जो कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, उसको लोगों को पता ही नहीं होता। जब लोगों को पता ही नहीं होता, उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं होता है। वो पॉलिसी, वो कार्य फ़ेल हो जाता है। तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। देखो, हमारे कंट्री में मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 2 प्रकार के लीडर काम करते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर और जो कि पॉलिसीज़ या प्रोग्राम को बनाता है, चाहे वो सेंटर की बात करें या स्टेट की बात करें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होता है जो पॉलिसी को शुरू करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज़ आते हैं। टाइम के साथ इसको इम्प्रूव करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है काम को। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विभिन्न उपाय या नए-नए चीज़ें खोजनी पड़ेगी, किस प्रकार से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को, इस चीज़ को ध्यान देते हैं, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये मेजर ये फीचर ज़रूर रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। चौथा है सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एसोसिएशन बनाते हैं और जो लोगों को फ्री में हेल्प करते हैं। तो ये इस प्रकार के जो एसोसिएशन होते हैं, जो ग्रुप्स होती है, ये लोगों की जो नीड्स है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, प्रॉब्लम है, उनको सरकार तक पहुँचाती है और सरकार की जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो प्रोग्राम बनाए गए हैं लोगों के लिए, उनको लोगों तक पहुँचाती है। तो एक बहुत बड़ा काम करती है ये सरकार और लोगों के बीच में संपर्क बनाने का। तो आजकल की जो गवर्नेंस सिस्टम है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने करनी है देश की, तो इनकी एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिफ्थ लेवल पे है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फीचर है, आज आपने देखा कि कई काम पब्लिक और प्राइवेट के पार्टनरशिप्स हो रहे हैं, चाहे रोड बन रही है या कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, या आपने देखा होगा कि सरकार के बहुत सारे पहले के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसको पब्लिक उसका कुछ परसेंटेज प्राइवेट में शेयर किया जा रहा है। तो इस प्रकार के काम करने के तरीके को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहे और जो मैनेजमेंट बेहतर काम करने के तरीके प्राइवेट को दिया जाए और दोनों में संपर्क बना रहे और काम सही से चला जाए और सही सेवाएं लोगों तक पहुंची जा सके। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। इको फ्रेंडली मतलब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार का डिवाइस, इस प्रकार की मशीन तैयार करना जो हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स और सारे व्हीकल्स कोई पेट्रोल पे या डीजल पे चलते हैं या एसी ले लो, वो हमें एक प्रकार की एक सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरे टाइप पे अगर दूसरे एंगल से देखें तो वो बहुत सारे नुकसान भी कर रहे हैं। एसी बहुत सीएफसी गैस छोड़ता है जो कि एनवायरनमेंट में वो करता है, गर्मी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद गाड़ियाँ देखो, अगर डीजल और पेट्रोल जब हम यूज़ करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण आता है। लेकिन ऑन अदर हैंड हम इस प्रकार का डिवाइस या इस प्रकार का व्हीकल करें जो बिजली पे चले और कोई प्रदूषण ना क्रिएट करे। तो इसी प्रकार से हमें इस प्रकार के डिवाइसेस बनाने हैं जो एक सेवा तो दे लेकिन दूसरा नुकसान ना क्रिएट करे। तो उससे दूसरा नुकसान अगर क्रिएट नहीं करते हैं तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को बोलेंगे हम इको फ्रेंडली। उसके बाद है नेक्स्ट मॉनिटरिंग। निगरानी का अर्थ है ये गवर्नमेंट या कानूनी एंगल से माना जाएगा कि विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़, प्रोग्राम ये जब हम चलाते हैं, उन पे कंट्रोल होना चाहिए, लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, या जो रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक लोग सही दिशा में नहीं जाएँगे, सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। जब सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी में कहीं भी अनस्टेबिलिटी होती है और उससे जो विकास जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉनिटरिंग के बाद नेक्स्ट लेवल आता है, जब तक आप कोई लीगल मेजर्स, जब कोई कानून तोड़ता है तो उस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो, तो लोग मनमानी करते रहेंगे, तो मनमानी करते रहेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
ताकि हम अपने लेक्चर को दोबारा से इम्प्रूव कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दैट इज ई टीचर। थैंक यू वेरी मच।